बच्चों, मोल कंसेप्ट के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिया था। पहले उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था जिसमें बोला गया कि मास ऑफ 1120 ml ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज 1.76 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। आगे बोला गया कैलकुलेट, फर्स्ट बोला गया वॉल्यूम ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन, सेकेंड बोला गया मोलर मास ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन और थर्ड बोला गया वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। चलिए समझते हैं। यहाँ पर ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें ओजोन और ऑक्सीजन हो। क्लियर हुआ? ऐसा कुछ और नाम भी हो सकता है, जैसे बोला ओजोनाइज्ड नाइट्रोजन, इसका मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें ओजोन और नाइट्रोजन हो। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ, O3 प्लस O2। अब इस मिक्सचर के लिए क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब हुआ O3 प्लस O2। इस मिक्सचर के लिए क्या बोला गया कि इसका मास कितना है, 1.76 ग्राम है। और इसके वॉल्यूम के बारे में क्या बोला गया, 1120 ml है। कहां पर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर। तो यहां से हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm, इस कंडीशन से हम लोग मोल निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, गैस है, मोल निकाल सकते हैं। तो मोल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर इसके मोल्स हो जाएंगे 1120 डिवाइड बाई 22,400। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से वैल्यू, यहाँ से इसके मोल्स आ जाएंगे कितने, 1120/2240 1/2 और ये 0, तो 1/20 मोल आ जाएगा। 1/20 इसके मोल्स आ गए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस पूरी जानकारी का यूज करके हम यहाँ पर बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ सकते हैं। ओजोन और ऑक्सीजन दोनों में से अगर इस ओजोन के मोल्स को मैंने एज्यूम कर लिया, भाई ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है मतलब इसमें ओजोन और ऑक्सीजन दोनों है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा O3 प्लस O2 दोनों है यहाँ पर इस मिक्सचर के अंदर। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ओजोन का x मोल है। तो इस पूरे मिक्सचर का टोटल मोल कितना है, 1/20 मोल है। तो अगर ओजोन x मोल होगा तो O2 कितना होगा सर, 1/20 माइनस x मोल होगा। 1/20 माइनस x मोल होगा। यहां पर हमने क्या किया, ओजोन और ऑक्सीजन के मोल्स एज्यूम कर लिए, x एंड 1/20 माइनस x। कैसे एज्यूम किया समझिएगा ध्यान से। मैं इसका वॉल्यूम दिया था 1120 ml एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। इससे हम लोगों ने मोल्स निकाले, कितना आ गया, 1120/22,400। भाई ml में दिया था इसलिए 22,400 से डिवाइड किया तो 1/20 मोल्स है इस ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन के लिए। टोटल मोल्स है 1/20। तो अगर x मोल ओजोन है तो फिर O2 कितना होगा सर, 1/20 माइनस x मोल होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस पूरे मिक्सचर का मास कितना है, 1.76 ग्राम है। इस पूरे मिक्सचर का मास कितना है, 1.76 ग्राम है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओजोन के लिए मास कितना, 16 × 3 48 × x। तो 48x यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं 48 × x। तो 48x हो गया ओजोन की वजह से मास, प्लस O2 के लिए कितना लिख सकते हैं, 32 × 1/20 माइनस x। तो 1/20 माइनस x, और ये पूरा वैल्यू कितना आना चाहिए, 1.76 ग्राम। भाई मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। इसका मोल कितना है, x है। इसका मोलर मास कितना है, 48 है। तो 48x हो गया ओजोन की वजह से मास। इसी तरीके से O2 के मोल है 1/20 माइनस x और इसका मोलर मास है 32। मोल इंटू मोलर मास से मास मिल जाएगा, तो 32 × 1/20 माइनस x ऑक्सीजन की वजह से मास हो गया। दोनों के मास का सम किया तो ये टोटल मास 1.76 ग्राम आना चाहिए। इसी के आगे हम लोग अब कैलकुलेशन करते हैं, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 48x प्लस अंदर जाएगा 32/20 माइनस
32x इज इक्वल टू 1.76, ये हो गया यहाँ पर। 48 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा। 16x प्लस ये कितना हो जाएगा? 32/2 16 और 16/10 कितना हो जाएगा? 1.6 इज इक्वल टू 1.76। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मिल जाएगा 16x इज इक्वल टू 1.76 में से 1.6 माइनस करो तो 1.76 माइनस 1.6 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 61, ये 0.16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.16। दिस इज इक्वल टू 0.16। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.16/16 मतलब 1/100। 1/100 ये क्या आया? 1/100 क्या आया? ये हमने किसके मोल्स का अज्यूम किया था? ओजोन के। तो ये आ गया मोल्स ऑफ O3। ओजोन का मोल आ गया। अगर ओजोन का मोल इतना है तो फिर O2 का मोल कितना होगा? सर O2 का मोल हमने कितना लिखा है? 1/20 माइनस x। तो 1/20 माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/20 माइनस 1/100 इज इक्वल टू कितना? यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो 100, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 1 4/100 1/25। 1/25 मोल ये किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा O2 के मोल्स। ये हो जाएगा मोल्स ऑफ O2। अब जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पहला पूछा गया वॉल्यूम ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन, सेकंड पूछा गया मोलर मास और थर्ड पूछा गया वेपर डेंसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या बोला गया? वॉल्यूम ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन। बताइए वॉल्यूम ऑफ ओजोन क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ O3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O3। कितना आया था O3 का मोल? 1/100 आया। 1/100 इंटू 22,400 ये कितना हो जाएगा? 224 ml। ये क्या आ गया? ओजोन का वॉल्यूम आ गया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन के मोल्स कितने आए? 1/25 इंटू 22,400। ये हम पहले से ही सीख चुके हैं कि किसी भी गैस के मोल को 22,400 ml से या फिर 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस गैस का वॉल्यूम आ जाएगा STP पर। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर, या फिर STP का जो प्रेशर होता है एक्चुअल में स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार होता है, 1 ATM दिया तब भी वही कैलकुलेशन रहता है। चलिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, 1/25 ये हो जाएगा 1/25 इंटू 22400, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 100 हो गया, ये 2 0 गया, 224 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 880 एंड 16 896 ये हो गया यहाँ पर इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? 896 मिलीलीटर। अब देखिए टोटल वॉल्यूम कितना था? 1120 ml था। दोनों का सम उतना ही आना चाहिए। आप क्रॉस चेक करिए, 6 + 4 10, 9 + 2 11 + 1 2 और 8 + 2 +1 11 1120 आ गया। तो दोनों का पहले इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया था? 1120 ml दिया था ना, तो वॉल्यूम का सम उतना आना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया? मोलर मास पूछा गया। मोलर मास पूछा गया। मोलर मास मतलब क्या होता है? मोलर मास मतलब क्या? एक मोल का मास। ये मैंने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया था। जब भी मोलर मास बोले तो आपके दिमाग में आवाज गूंजनी चाहिए, एक मोल का मास। यहाँ टोटल मोल कितना था? 1/20 मोल था। तो 1/20 मोल का मास कितना आया था? 1.76 ग्राम आया था। तो एक मोल का मास कितना हो जाएगा? एक मोल का मास कितना हो जाएगा? 1.76 इंटू 20 इतना ग्राम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 35.2 ग्राम। ये जो 35.2 ग्राम आया, ये एक मोल का मास आ गया। दिस इज
this is molar mass of, this is molar mass of ozonized oxygen, this is molar mass of ozonized oxygen। अगले वाले में क्या पूछा गया? वेपर डेंसिटी पूछा गया। थर्ड में क्या पूछा गया? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी किसका पूछा गया? मिक्सचर का पूछा गया। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? मोलर मास कितना सॉल्व किया? 35.2 डिवाइड बाई 2, तो वेपर डेंसिटी हो जाएगा यहाँ पर 17.6। इसके आगे कोई यूनिट मत लगा देना, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। चलिए मान लीजिए हमसे सिर्फ मोलर मास पूछा होता या सिर्फ वेपर डेंसिटी पूछा होता, तो हमारा क्वेश्चन तो बिल्कुल शुरुआत में ही सॉल्व हो चुका होता। सर कैसे सॉल्व हो गया होता, जरा ध्यान से देखिएगा। ये तो हमने वॉल्यूम के लिए सब कैलकुलेशन किया। अगर सिर्फ हमसे मोलर मास पूछा होता तो हमारा क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो चुका होता। कैसे? मोल निकाला हमने 1/20, मास कितना दिया? 1.76। तो हम बोलते इस मिक्सचर का 1/20 मोल होने पर मास है 1.76 ग्राम। इस मिक्सचर का टोटल मोल 1/20 होने पर मास है 1.76 ग्राम। तो 1 मोल होने पर कितना मास होगा? तो आप क्या कर देते? 1.76 × 20 हो जाता। 1 मोल का जो भी मास आता इसका मोलर मास हो जाता और 2 से डिवाइड कर देते तो इस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी हो जाता। क्लियर हुआ बात इतना? तो अगर मोलर मास और वेपर डेंसिटी का क्वेश्चन होता तो यहाँ पर सॉल्व हो चुका होता सिर्फ इतने ही कहानी में। हमको यहाँ पर एक्चुअल में मोलर मास और वेपर डेंसिटी के अलावा उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था इस ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन के अंदर ओजोन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम के बारे में, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें ओजोन और ऑक्सीजन के मोल्स पता होने चाहिए। तो हमने इसलिए अजम्पशन लिया कि टोटल मोल 1/20 है, तो अगर ये x मोल है तो 1/20 माइनस x मोल होगा। मोल से हमने मास को निकाल करके 1.76 से इक्वेट किया, मोल्स आ गए। मोल्स को 22,400 ml से मल्टीप्लाई किया तो इंडिविजुअल के STP पर या फिर गिवन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm स्टैंडर्ड प्रेशर नहीं होता, 1 atm नॉर्मल प्रेशर होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 22,400 ml या फिर 22.4 लीटर का कंसेप्ट आप 1 बार और 1 atm दोनों पे लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बात इतना? ये हो गया एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। जल्दी से अब नोट करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करिए और साथ में ये भी साइड में नोट कर लीजिएगा ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब। जल्दी से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए। अब उसके बाद सॉल्यूशन नोट करेंगे हम लोग। जितना दिखाई दे रहा है वो नोट करिए। अब ये नोट कर लीजिए। उसके बाद ये नोट करिए। अब इसको नोट करिए। वीडियो पॉज करके नोट करना है। इसके बाद ये नोट करिए। और अब इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन में बोला गया 1.12 लीटर हाइड्रोकार्बन STP पर is completely burned in air to produce 2.2 gram of CO2 and 1.8 gram of H2O. Find molecular formula of the hydrocarbon। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन है मतलब सिर्फ इसके पास कार्बन और हाइड्रोजन है, तो फॉर्मूला लिख दिया CXHY। इसको कंबस्शन कराया गया। कंबस्शन कराने से क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। CX है तो XCO2 मिल जाएगा प्लस H2O मिलेगा। यहां पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं? Y, तो H2O कितना मिल जाएगा? Y/2। ठीक है, अब यहां पर ये जो CXHY है हाइड्रोकार्बन, इसके लिए बोला गया 1.12 लीटर।
CO2 के लिए बोला गया 2.2 ग्राम और पानी के लिए बोला गया 1.8 ग्राम। ठीक है, तब इससे मोल निकाल लेते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो मोल्स निकालते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर, इससे मोल निकालेंगे तो 1.12 डिवाइड बाई 22.4। 22.4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि लीटर में दिया गया है और STP कंडीशन तो पहले ही बता दिया है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/20 मोल, ये आ जाएगा 1/20 मोल। ये हाइड्रोकार्बन के मोल्स आ गए। इधर आ जाते हैं, 2.2 ग्राम CO2 है तो मास अपॉन मोलर मास, तो 2.2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ CO2 44, ये भी कितना आ गया 1/20 मोल आ गया, 1/20 मोल आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर इसके भी मोल निकाल लेते हैं, तो 1.8 ग्राम है मास डिवाइड बाई मोलर मास कितना पानी का 18, तो कितना आ गया 1/10 मोल आ गया, 1/10 मोल। 1/10 मोल कौन आया यहाँ पर, ये H2O आया 1/10 मोल, यहाँ पर CO2 आया 1/20 मोल और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन आया 1/20 मोल। लेकिन हमें तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला चाहिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि CO2 के 1/20 मोल में कितने कार्बन हैं और पानी के 1/10 मोल में कितने हाइड्रोजन हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके आगे चलेंगे तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक कार्बन, एक CO2 के अंदर एक कार्बन है, 1 CO2 के अंदर 1 कार्बन है, तो 1/20 मोल CO2 के अंदर 1/20 मोल कार्बन होगा। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या बोलेंगे, एक H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है, एक H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो 1/10 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे, 1/10 इंटू 2 मतलब कितना आ जाएगा 1/5 मोल यहां पर हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। अब यहां पर अगर कार्बन और हाइड्रोजन का हमको ये पता चल गया कि 1/20 और 1/5 है, तो इसे हम सिंपल रेशियो निकाल सकते हैं। भाई देखिएगा ध्यान से, ये 1/20 है कार्बन, तो हाइड्रोजन कितना है 1/5। सिंपल रेशियो निकालेंगे, इस पूरे को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 20/5 कितना 4, तो 1/4। तो यहाँ से इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आ गया CH4, C1H4 आ गया। लेकिन ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो चेक करना पड़ेगा। ये अभी अपने को कंफर्म नहीं है कि ये जो फॉर्मूला आया है ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो कैसे चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के मोल कितने मिले 1/20 मोल मिले, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। आप बोलेंगे कि 1/20 मोल, आप बोलेंगे कि 1/20 मोल हाइड्रोकार्बन में 1/20 मोल कार्बन और 1/5 मोल हाइड्रोजन है। 1/20 मोल कार्बन और 1/5 मोल हाइड्रोजन है। अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो आप इसका 1 मोल ले लीजिए। हाइड्रोकार्बन का कितना मोल ले लीजिए 1 मोल। तो 1 मोल के लिए वैल्यू आएगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आंसर दे देगा। तो आप क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप बोलेंगे 1/20 मोल के लिए इतना है, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 1 मोल हाइड्रोकार्बन के लिए, तो 1/20 में कितना है 1/20 है, तो 1 में कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 1 मोल हाइड्रोकार्बन में 1 मोल कार्बन और आप बोलेंगे 1/20 मोल हाइड्रोकार्बन में 1/5 मोल हाइड्रोजन है, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा 4 मोल। 4 मोल हाइड्रोजन होगा।
यहां से क्या फॉर्मूला मिला, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, क्या मिला फॉर्मूला, CH4। 1 मोल से आपने जब सॉल्व किया, किससे सॉल्व किया आपने, यहां पर 1 मोल से जब सॉल्व किया तो जो आंसर आया यहां पर, जो फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला क्या होगा एक्चुअल में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब आप बोलेंगे सर हमने पीछे सॉल्व किया था तब भी तो हमको CH4 मिला था, CH4 मिला, लेकिन ये नहीं पता कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके मल्टीपल में ऐसा होता। समझने के हिसाब से बोल रहा हूं, हो सकता है फॉर्मूला C3H12 होता, समझने के लिए बोल रहा हूं, ये नहीं बात कर रहा हूं एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसकी बात नहीं चल रही अभी। हो सकता है कि C2H8 होता, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं अपन, क्लियर हुआ बात इतना। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला आया ये नहीं पता है, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं कंफर्म करना पड़ेगा। तो कंफर्म करने का तरीका क्या होता है, 1 मोल से जो डेटा आएगा, 1 मोल हाइड्रोकार्बन के लिए जो डेटा आएगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का होगा। बात समझ में? मान लीजिए 1 मोल के लिए यहां पर 2 मोल कार्बन और 8 मोल हाइड्रोजन मिले होते, तो एज्यूम करिए कि 1 मोल के लिए, 1 मोल हाइड्रोकार्बन के लिए यहाँ 2 मोल कार्बन और 8 मोल हाइड्रोजन मिला होता, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता C2H8 ना कि CH4। क्लियर हो गया बात इतना? तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको चेक करना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। उसके लिए क्या करेंगे, गिवन हाइड्रोकार्बन का या गिवन कंपाउंड का 1 मोल लेंगे, 1 मोल के लिए उसके कितने एलिमेंट, उसमें कितने कितने मोल हैं, वहां से जो रेशियो मिलेगा वो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या आएगा, C1H2O1। क्या C1H2O1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? नहीं सर, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, और एक्चुअल फॉर्मूला C6H12O6 है। तो कभी भी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करने का कंसेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आप गलती से एम्पिरिकल फार्मूला आंसर टिक करके आ जाए और मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चला कुछ और था। ये इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस था। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम या फिर हाइड्रोकार्बन के मोल का डेटा क्यों दिया गया। हाइड्रोकार्बन के मोल का या फिर वॉल्यूम का डेटा इसलिए दिया गया ताकि आप उसके 1 मोल के लिए कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है ये पता कर ले और उससे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बात इतना? चलिए अब जल्दी से यहां पर नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए। उसके बाद अब सॉल्यूशन नोट करेंगे हम लोग। जितना दिखाई दे रहा है वो नोट कर लीजिए जल्दी से। वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। इसके बाद उसी के आगे कंटिन्यूएशन भी नोट कर लीजिए। इसके बाद ये नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर सीखेंगे नया कंसेप्ट, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिखिएगा साथ में ही हेडिंग, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए बहुत ही सिंपल होता है। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना हो तो आप बोलेंगे ऐसा फॉर्मूला जिसमें कि एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो। तो आप यहां पर बोलेंगे फॉर्मूला, लिखिएगा साथ में ही, फॉर्मूला हैविंग सिंपलेस्ट होल नंबर
रेशियो ऑफ एलिमेंट्स is called empirical formula, is called empirical formula। वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ऐसा फॉर्मूला जिसमें कि एलिमेंट्स का एक्चुअल होल नंबर रेशियो हो। यहां पर लिखिएगा फॉर्मूला having actual whole number ratio, साथ में ही नोट करते जाइए, होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स is called molecular formula, is called मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, यह इधर लिख लिया आपने, फॉर्मूला हैविंग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ फॉर्मूला हैविंग एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे बोला जाए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, C6H12O6। लेकिन यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन एलिमेंट्स को सिंपलेस्ट होल नंबर में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, C1H2O1। यहां पर ये जो C6H12O6 है, ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। और ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में दिखाया गया फॉर्मूला है, ये इसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में दिखाया गया फॉर्मूला है, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। ये कहलाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब यहां पर दो नाम भी आएंगे, एक आएगा यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एक आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए जो मास निकालेंगे वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहलाएगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए जो मास आएगा वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कहलाएगा। क्लियर हुआ बात इतना। ऐसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिया एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। जिसको फॉर्मूला की तरह लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 कार्बन C2, हाइड्रोजन कितने 4 H4 और ऑक्सीजन कितने 2 C2H4O2। अब ये इसका कौन सा फॉर्मूला कहलाएगा, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा, क्योंकि ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो C2H4O2 2-4-2 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो सकता है, C1H2O1। ये क्या कहलाएगा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। अब यहां पर कई बार बच्चों के दिमाग में आता है, अच्छा सर क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमेशा डिफरेंट रहेगा, जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा फॉर्मेल्डिहाइड, हमने लिखा फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HC≡OH। फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1H2O1। इसको इससे ज्यादा सिंपल होल नंबर रेशियो में ले जाया जा सकता है क्या, नहीं सर, इसको इससे ज्यादा सिंपल होल नंबर में नहीं ले जा सकते। इससे नीचे ले जाएंगे तो फिर ये फ्रैक्शनल हो जाएगा। मतलब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो वो भी क्या आएगा, C1H2O1 ही आएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, और दोनों यहां पर क्या है, सेम है। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी सिंपल फॉर्म नहीं जा सकता हो, या उससे भी छोटा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं जा सकता हो, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी वही रहेगा। क्लियर हुआ बात इतना। अब इससे होता क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास C1
H2O1 आया, ये आपके पास आया यहां पर एम्पिरिकल फॉर्मूला, और आपने निकाला एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल मैं पूरा नहीं लिख करके शॉर्ट में लिख देता हूं, एम्पिरिकल EMP, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा? एक कार्बन के लिए 12, एक 2 हाइड्रोजन 2 + 16, तो 12 + 2 14 + 16 30 आ गया। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया 30। अब हम लोग देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचा जाता है इस कंसेप्ट को सीखेंगे। हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बोला गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मान लीजिए बोल दिया गया कि 30 है, तो फिर इससे आप चलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ये 30 है, इधर भी 30 है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1H2O1 ही रहेगा। मान लीजिए किसी ने बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 60 है, तो आप बोलेंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना है, 30 है, 60 तक जाने के लिए 2 टाइम्स करना पड़ेगा, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H4O2। मान लीजिए किसी ने बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 180 है, तो आप बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है, 30 है, 30 से 180 तक जाने के लिए 6 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 6 टाइम्स करना पड़ेगा। इसका मतलब जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है C1H2O1, इसका 6 टाइम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6। तो हम लोग कभी भी अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जितने टाइम्स होगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जितने भी टाइम्स होगा उतने ही टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला को कर दीजिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे मैंने बोला ना C1H2O1, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 30 था। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता चल गया। यहां लिख रहा हूं मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता चल गया, और यहां मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमें पता चल गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का कितना टाइम्स है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जितने भी टाइम्स होगा उतने ही टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला को कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। कितना सिंपल कंसेप्ट है, कुछ खतरनाक बात नहीं है। अब बात आता है सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे पता चलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन से पता कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स है, वेपर डेंसिटी से पता कर सकते हैं। अलग अलग मेथड्स की मदद से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हुआ बात इतना। अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर जो कंसेप्ट सीखा पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से ये ग्लूकोज और एसिटिक एसिड के लिए जो डिटेल दिखाई दे रहा है उसको नोट करिए। जल्दी से ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का डिटेल वीडियो पॉज करके नोट करिए। उसके बाद ये फॉर्मेल्डिहाइड का डिटेल नोट कर लीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड का डिटेल नोट करिए, और अब जल्दी से ये नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के कंसेप्ट पर बेस्ड हो। देखिएगा यहां पर बोला गया परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इज 40% एंड 6.60% रिस्पेक्टिवली। वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 90। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। चलिए ध्यान समझिएगा, यहां पर आपसे बोला गया
यहां पर इसको थोड़ा छोटा करता हूं क्योंकि मुझे लिखना है। आपको यहां पर बताया गया, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिएगा। सबसे पहले तो आप देखिएगा कि भाई गिवन कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब 3 एलिमेंट हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट्स हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या बोला, जरा ध्यान से क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया और बोल दिया ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो 3 एलिमेंट हुए, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे जरूरी बात होती है, आप कभी भी ये लिखिए कि गिवन कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तभी आप क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा, जो एलिमेंट कंपाउंड दिया गया उसमें एक एलिमेंट है कार्बन, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया गया, अब यहां हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, यहां हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। कार्बन का परसेंटेज दिया गया 40%, तो अगर कार्बन 40% है, अच्छा, और हाइड्रोजन कितना दिया गया 6.6%। कार्बन अगर 40% हो, हाइड्रोजन 6.6% हो, तो बताइए ऑक्सीजन कितना होगा। 100 में से इन दोनों का सम माइनस कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 100 माइनस 46.6, तो कितना हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा 53.3 या 53.4। 53.4% है यहां पर कौन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आ गया 53.4%। ऑक्सीजन का परसेंटेज डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। भाई बोल रहा है कि एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन 40 है, हाइड्रोजन 6.6 है, तो बचा हुआ ऑक्सीजन ही होगा ना, ये हो गया। अब जरा ध्यान समझिएगा, आपको ये बात पहले से पता है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का परसेंटेज दिया जाए और कुछ ना बोला जाए, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी भी कंपाउंड के लिए परसेंटेज दिया जाए और कुछ ना बोला जाए तो मास बाई मास परसेंटेज होता है। इसका मतलब हुआ कि ये 40% मास बाई मास है, ये 6.6% मास बाई मास है और ये 53.4% मास बाई मास है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर 40 ग्राम कार्बन, 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर परसेंटेज 100 में होता है, परसेंटेज कितने में होता है, 100 में होता है, तुमको पता है। तो हम बोलेंगे 100 ग्राम के अंदर 40 ग्राम कार्बन, 6.6 ग्राम हाइड्रोजन और 53.4 ग्राम ऑक्सीजन है। अगर हमें मास पता हो तो क्या मोल ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। तो यहां पर हम लोग इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे मास की तरह। किसकी तरह ट्रीट करेंगे, मास की तरह। मास से हम लोग मोल निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो हम लोग यहां पर मोल कैसे निकालेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इससे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पर इसका मास कितना है 40, इसका मास कितना है 40 और कार्बन का मोलर मास कितना है 12। हाइड्रोजन के लिए मास कितना है 6.6 और मोलर मास H है, ध्यान रखिएगा H एटम है यहां पर, ध्यान रखिएगा। तो मोलर मास कितना 1। ऑक्सीजन एटम है तो 53.4 इसका मास और एक ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन एटम है यहां पर, ध्यान रखिएगा, तो डिवाइड बाय 16। अब जरा इसके आगे सॉल्व करने का तरीका सीखिएगा। इसमें से आप पहले उसको सॉल्व कर लीजिए जो सबसे इजी आपको लग रहा हो। इसमें सबसे पहले उसको सॉल्व कर लीजिए जो सबसे इजीएस्ट आपको लग रहा हो। देखिए 6.6/1, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लिया। अब बाकी देखिएगा इसी की तरीके से, इसी के मल्टीपल में जनरली आंसर आएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा बाकी कैसे लिखेंगे, 40/12, 40/12 तो कितना हो जाएगा ये देखिएगा 20/6 और सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3। 10/3 कितना हो जाएगा 3.33 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना आ गया 3.33 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। 53.4/16, 53
0.4/16, 16 × 3 48, फिर 5 आ गया तो ये और 3 बचा तो फिर से वही 3 आ जाएगा, ठीक है ना, वही बात रिपीट होता रह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 3.33 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मोल आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोल्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे। मोल्स का क्या करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। ये मोल आपने निकाल लिया। अब जब आगे सॉल्व करना होगा तो एक मैं बात बहुत जरूरी बोलता हूं, उसको ध्यान समझिएगा। मैं यहां पर क्या निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा, फिर लिखता हूं, तो क्लियर लिख लेता हूं, सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ मोल्स। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताऊं, तो ध्यान से सुनिएगा। 3.33, 6.6 और 3.33 ये मोल्स है। आप क्या करिए, इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। तो 3.33, 6.6 और 3.33 में से सबसे छोटा कौन है सर, 3.33 है। तो 3.33 से सबको डिवाइड करिए। तो यहाँ आप लिखेंगे 3.33 डिवाइड बाई 3.33। यहाँ आप लिखेंगे 6.6 डिवाइडेड बाई 3.33 और यहाँ पर आप लिखेंगे 3.33 डिवाइड बाई 3.33, ऐसा लिखेंगे। 3.33 अपॉन 3.33 ये कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1। अब जरा इसको देखिए, 6.6 अपॉन 3.33, अगर ये 3.3 होता और ये 6.6 तो है ही तो 2 आता, लेकिन ये नीचे वाला वैल्यू 3.33 है, तो एक्चुअल में आंसर 2 से थोड़ा छोटा आएगा, थोड़ा सा ही छोटा आएगा। लेकिन हम यहां पर आंसर लिखेंगे 2, अप्रॉक्सीमेटली 2 नहीं लिखेंगे, एग्जैक्टली 2 लिखेंगे। इस बात का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्यों लिखेंगे सर ऐसा, ध्यान से सुनिएगा। ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये होल नंबर होना चाहिए, दिस इज सिंपलेस्ट होल नंबर। तो यहां पर ये 6.6 अपॉन 3.33 ये एक्चुअल में नियरली 2 है। 6.6 अपॉन 3.33 दिस इज नियरली 2। नियरली 2 का नियरेस्ट होल नंबर क्या है 2। नियरेस्ट, नियरली 2 का नियरेस्ट होल नंबर क्या है 2, यहां आप 2 लिखेंगे। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में होल नंबर नहीं मिल रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपका डेटा कुछ ऐसा आया 6.7, 3.3, 9.6 और आपको इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखना है। तो आप सबसे छोटा नंबर जोड़ेंगे 3.3 है, 3.3 से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो 6.7 डिवाइड बाई 3.3, 3.3 डिवाइड बाई 3.3, 9.6 डिवाइड बाई 3.3। अब दिमाग लगाइए, 3.3 अपॉन 3.3 ये 1 हो गया, ये लगभग 2 टाइम्स है ना, तो इक्वल टू 2 हो गया। ये नियरली 3 टाइम्स, तो इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है ना, एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट में एरर हो जाता है। उस एरर की वजह से लास्ट रिजल्ट जो आता है वो एग्जैक्टली आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वहां पे अपना दिमाग लगाना है कि जब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है तो मान लो अप्रॉक्सीमेटली 2 आया तो उसको 2 लिख लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 3 आया तो 3 लिख लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1 आया तो 1 लिख लेंगे। अगर एग्जैक्टली आ गया 1, 2, 3 कुछ भी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहां पर हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट सीखिएगा। अब पूरा एक साथ दिखा देता हूं। हमने सबसे पहले क्या किया, एलिमेंट लिखा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर हमने परसेंटेज लिखा, परसेंटेज मास को रिफ्लेक्ट करता है, तो मास अपॉन मोलर मास से हमने मोल्स निकाल लिए। फिर हमने सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ मोल्स निकाला। सिंपलेस्ट होल नंबर मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला दे देगा कि नहीं। सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या किया, जो पीछे मोल का डेटा आया उसमें जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड किया।
बस एक बात ध्यान रखना, अगर नहीं आ रहा हो डायरेक्टली सिंपलेस्ट होल नंबर तो नियरेस्ट वैल्यू जो सिंपलेस्ट होल नंबर हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये हो गई यहाँ तक की बात। अब यहाँ पर हमारा वैल्यू आया 1 2 1, तो हम लोग यहाँ से इसके बेसिस पर क्या कह सकते हैं, हम लोग इसके बेसिस पर कह सकते हैं कि इस डेटा के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कार्बन कितना है 1 तो C1, हाइड्रोजन है 2 तो H2 और ऑक्सीजन कितना है 1 तो C1H2O1। ये यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं इसके लिए C1H2O1। और यहां से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल लेते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 12 + 2 14 + 16 30। ये हमने यहां पर ये जो लास्ट में डेटा आया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का, इससे हमने ये डेटा लिख लिया। अब जरा क्वेश्चन पे फिर वापस चलते हैं। हमें यहां पर क्या पूछा है, हमें पूछा गया है फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, करेक्शन कर देता हूं, एंड यहां पर है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकल गया, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक कैसे जाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। यहां दिया गया है वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 90, वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 90, कंपाउंड का वेपर डेंसिटी 90 है, ध्यान रखिएगा, कंपाउंड का वेपर डेंसिटी कितना है 90 है। तो वेपर डेंसिटी अगर 90 है तो फिर मोलर मास कितना हो जाएगा, चलिए यहां से देखते हैं। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 90, तो वेपर डेंसिटी मतलब क्या, मोलर मास बाई 2 इक्वल टू 90, तो मोलर मास कितना 90 × 2 180। अब मोलर मास आया 180 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आया था 30। 30 से 180 तक जाओगे कितने टाइम्स, 30 × 6 टाइम्स करना पड़ेगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H2O1 का 6 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा C6H12O6। ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये सिंपल सा कंसेप्ट है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। हमने क्या किया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया 30, वेपर डेंसिटी की मदद से मोलर मास निकाला 180 आया, 30 × 6 करेंगे 180 आएगा। इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो कि कितना था C1H2O1 था, इसका 6 टाइम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो C1H2O1 का 6 टाइम्स करो तो C6H12O6 हो जाएगा। ये यहां पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। ये एक्चुअल कंसेप्ट है। अब देखिए यहां मैंने मोलर मास वेपर डेंसिटी की मदद से दिया, जो मोलर मास का वैल्यू है, मोलर मास का जो वैल्यू है वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। मैंने क्या बोला, बहुत तरीके हैं मोलर मास फाइंड आउट करने के, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से मोलर मास पता कर सकते हैं। हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मदद से पता कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी की मदद से पता कर सकते हैं। तो मोलर मास पता कर, और भी दूसरे मेथड्स हैं। मोलर मास पता करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। कोई भी मेथड से एग्जामिनर मोलर मास का डेटा इनडायरेक्ट वे में या फिर डायरेक्टली तो बता ही देगा मोलर मास इतना है, या तो डायरेक्टली दे देगा भैया इसका मोलर मास इतना है, जैसे बोल देता है मोलर मास 180 ग्राम पर मोल है। इनडायरेक्ट वे में वेपर डेंसिटी दे सकता है, इनडायरेक्ट वे में ऑस्मोटिक प्रेशर दे सकता है, इनडायरेक्ट वे में एग्जामिनर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दे सकता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भी मोलर मास का डेटा इनडायरेक्टली दिया जा सकता है, और डायरेक्टली देने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वेपर डेंसिटी 90 दिखा, 3 × 30 × 3 90, 3 टाइम्स करके इसका 3 टाइम्स C3H6O3 आंसर टिक करके आ जाते हैं और गलत हो जाता है। अब बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं, सर गलती हो गया, ध्यान नहीं आया, वेपर डेंसिटी दिया था। तो सर को बताने से फिर क्या फ़ायदा, वहाँ पे दिमाग काम करना चाहिए आपका ना, वहाँ होश में रहना चाहिए। ठीक है, जब एग्जाम देने जाए पूरा होश में रहना है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग अब
इसीलिए आप ध्यान रखते होंगे कि मैं पढ़ाते टाइम पूरा टाइम यूटिलाइज करने पे बिलीव करता हूँ। मैं इसलिए टाइम पास वगैरह बिल्कुल नहीं करता, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट सीख सकें। चलिए सबसे पहला काम करिए, क्वेश्चन नोट करिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है। अब उसके बाद सॉल्यूशन नोट करते हैं। इतना नोट कर लीजिए जो आपको दिखाई, ठीक है। वीडियो पॉज करके जितना दिख रहा है उतना नोट कर लीजिए। यहां लिखा गया सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ मोल्स, नोट करिए, ठीक है। इसके बाद ये नोट कर लीजिए, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि पिछला वाला से आपको रिलेट कर ले। हाँ चलिए जल्दी से अभी इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तब हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करके आप आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए जल्दी से एक बार खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहां देखिए क्वेश्चन में बोला गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। Percentage of carbon, nitrogen, hydrogen is 20, 46.66 and 6.66% respectively. Organic compound would be, ऑप्शंस दिए गए, ऑक्साइम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ऑक्साइम ऑफ एसिटल्डिहाइड, यूरिया, अमोनियम साइनेट। तो पहले तो हम फॉर्मूला निकाल लें, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लें। देखिए बोला गया है कि कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऐसा छोटा कर देता हूं, आपने डेटा तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखा ही होगा। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है। तो क्या बताया गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट हैं यहां पर। इन सब के परसेंटेज के बारे में बताया गया। कार्बन का परसेंटेज सबसे, अब इसका लिख लेते हैं यहां पर, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का परसेंटेज क्या रिफ्लेक्ट करता है सर, मास को रिफ्लेक्ट करता है। कार्बन का परसेंटेज दिया गया 20%, फिर उसका नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया गया 46.6%, नाइट्रोजन का मास दिया गया 46.6%, नाइट्रोजन का मास दिया गया 46.66%, फिर हाइड्रोजन का मास दिया गया 6.66%। अब आप जरा ध्यान से सोचिएगा, मतलब मास मतलब परसेंटेज, मास परसेंटेज नॉट मास, मास परसेंटेज दिया गया 20%, 6.66% एंड 46.66%, 46.66%। ऑक्सीजन का नहीं दिया गया परसेंटेज, तो सॉल्व कर लेंगे कैसे, पहले इन तीनों का सम कर लीजिए। तो 46 + 6 कितना हुआ, 52, 52 + 20 72 ये हो गया। और 0.6 0.66 × 2 कितना हो जाएगा, या फिर प्लस 0.66 तो कितना हो जाएगा 2 3 1.32, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर वैल्यू 73.32 आ जाएगा। अब 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो इन तीनों का सम आया कितना 73.32, और 100 में से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 6, और ये हो जाएगा यहाँ पर 6, और ये हो जाएगा 26.63 आया, ठीक है ना, 26.63 आया। तो ये आपका डेटा आ गया यहाँ पर 26.63, ठीक है, परसेंटेज रफली आ गया, मान लो तो भी चलेगा। अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे,
इसकी मदद से हम लोग निकालेंगे यहाँ पर मोल। क्या निकालेंगे? मोल। तो इसके बाद मैं लिख देता हूँ मोल। मोल कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है मास डिवाइड बाय मोलर मास, इससे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 इसका मास और मोलर मास कार्बन का 12। यहाँ पर इसका मास कितना 6.66 और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना 1। यहाँ पर ये 26.63 और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना 16 एटम है, ध्यान रखिएगा। और नाइट्रोजन के लिए मास कितना 46.66 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मोलर मास कितना 14। ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6.66 अपॉन 1 ये कितना हो जाएगा 6.66 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं 20/12 मतलब 10/6 मतलब 5/3। तो ये कितना आ जाएगा 1.67 आ जाएगा, 1.66 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आ गया 1.66। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं 26.63 डिवाइड बाई 16 ये कितना हो जाएगा 13/8। 8 1 कितना बचेगा 5 फिर 6 मतलब 1.66 ये भी आ जाएगा, 1.66 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करना है, एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 46.66 डिवाइड बाई 14 तो कितना हो जाएगा 23/7। 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसको 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3.3 या 3.4 ऐसा कुछ लिख दिया, मान लो 3.3 लिख दिया। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग निकालेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालेंगे? इन सब में से सबसे छोटा नंबर कौन है सर 1.66 है, उससे सबको डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.66 डिवाइड बाई 1.66। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.66 डिवाइडेड बाई 1.66। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.66 डिवाइड बाई 1.66 और यहाँ पर हो जाएगा 3.3 डिवाइड बाई 1.66। अब यहाँ जो डेटा आना चाहिए होल नंबर में होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए 1.66 अपॉन 1.66 कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1। ये कितने टाइम्स है 1.6 और 6.6 4 टाइम्स है अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ 4 लिख देंगे। और 3.3 1.6 का अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स है तो 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है और नाइट्रोजन 2 है। तो हम लोग इसकी मदद से क्या लिख लेंगे, हम लोग इसकी मदद से लिख लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। इसकी वजह से हम लोग क्या लिख लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। कितना कितना जरा एक बार देख लेते हैं। कार्बन है 1, कार्बन है 1, ध्यान रखिएगा कार्बन है कितना 1, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 1 और नाइट्रोजन है 2, 1 4 1 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 1 और नाइट्रोजन है 2। ये यहाँ पर हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कुछ डेटा दिया ही नहीं गया है, लेकिन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं जरा ध्यान से देखिए। ऑक्साइम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ऑक्साइम ऑफ एस्टेल्डिहाइड, यूरिया, अमोनियम साइनेट। बताना इनमें से कौन हो सकता है ये गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हो गया। तो चलिए यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में बोला गया है ऑक्साइम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है वो क्या आया है C1H4O2 C1H4O1N2। तो फर्स्ट में बोला गया, फर्स्ट ऑप्शन बोला गया
ऑक्साइम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ऑक्साइम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HC≡OH, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ऑक्साइम बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसका रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्सिल एमाइन से, यहाँ से H2O पानी निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ऑक्साइम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का यहाँ डबल बॉन्ड N और क्या हो जाएगा यहाँ पर OH। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1 एक कार्बन है, H कितने? 1 2 3 तीन हाइड्रोजन है H3, ऑक्सीजन कितना? एक O1 और नाइट्रोजन भी एक N1। ये इसका फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए, C1H4 C1 यहाँ H4 है, यहाँ H3 है, नहीं हो सकता। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा क्या होगा? या तो ये रहेगा या इसके इंटीग्रल मल्टीपल में कुछ और होगा। फिर से बोलता हूँ, या तो ये रहेगा या इसके इंटीग्रल मल्टीपल में। जैसे क्या हो सकता है? C1H4O1N2 हो सकता है, इसका डबल करेंगे तो C2H8O2N4 हो सकता है, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो C3H12O3N6 हो सकता है। इसके इंटीग्रल मल्टीपल में कुछ और हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन में बोला गया, सेकेंड ऑप्शन बोला गया ऑक्साइम ऑफ एसिटल्डिहाइड। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। ऑक्साइम ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड क्या होता है सर? CH3C≡OH, ये एसिटल्डिहाइड है। ऑक्साइम बनाने के लिए इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH से कराएंगे। यहाँ से पानी निकल जाएगा, ये देखो, यहाँ से पानी निकलने के बाद ये N आके इधर चिपक जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड NOH। अब जरा इसका फॉर्मूला लिखिए, कितने कार्बन? 2 कार्बन C2, हाइड्रोजन जरा देखिए, एक 3 + 1 4 + 1 5 H5, ऑक्सीजन जरा देखिए 1 और नाइट्रोजन भी कितना? 1। एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए, यहाँ C1 है, अगर C2 होगा, जैसे यहाँ C2 है, अगर ये C2 होगा तो H8 होना चाहिए, जबकि यहाँ H5 है, नहीं हो सकता। अगला क्या बोला गया? यूरिया। थर्ड क्या बोला गया? यूरिया। यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? NH2 C≡O NH2। फॉर्मूला लिखिए, एक कार्बन है C1, हाइड्रोजन जरा देखिए 2 + 2 4 H4, ऑक्सीजन एक है O1 और नाइट्रोजन कितने? 2। ये मैच कर गया। फोर्थ ऑप्शन में बोला गया अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, फॉर्मूला NH4CnO। इसे फॉर्मूला लिखिए, C एक है C1, हाइड्रोजन जरा देखो 4 है H4, ऑक्सीजन एक है O1 और नाइट्रोजन कितना? 2 है N2। ये भी मैच कर गया। अब इस क्वेश्चन का ब्यूटी क्या है वो समझिए। दो आंसर मैच कर रहे हैं। मान लीजिए कि मल्टीपल करेक्ट है तो बहुत से लोग दोनों आंसर टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, यूरिया की बात करें तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया कैसा कंपाउंड है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि अमोनियम साइनेट की बात करें तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा सब कुछ खेल तो क्वेश्चन का ही है। कहाँ गया? ये इधर है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए। क्वेश्चन में बोला गया है CHON आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आगे बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड वुड बी, ऑर्गेनिक कंपाउंड वुड बी। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये फॉर्मूला मैच किया यूरिया का और अमोनियम साइनेट का, लेकिन यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियरली बोला गया, क्या आंसर टिक करेंगे? यूरिया। मान लीजिए यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा होता
तब आंसर क्या आ जाता, अमोनियम साइनेट। और मान लीजिए स्पेसिफाई नहीं किया होता ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोला होता, मतलब सिर्फ बोला होता CHONR प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, फिर लास्ट में पूछा होता कंपाउंड वुड बी, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया होता, तब फिर इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या जाता, यूरिया एंड अमोनियम साइनेट दोनों जाता। तो ये बहुत जरूरी बात होती है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, समझना और जल्दीबाजी में गलत आंसर टिक ना करना। करेक्ट आंसर पहला सब कुछ सॉल्व किया और लास्ट में गलत आंसर टिक करके आ गए। तो चलिए यहाँ पर अब हम जब जान गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा था, तो जब हमने देखा लास्ट में सब कुछ सॉल्व करके, तो पता चला कि यूरिया और अमोनियम साइनेट ये दोनों जो फार्मूला आया वो एम्पिरिकल फार्मूला से मैच करता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, यूरिया है। तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन, मतलब यूरिया। क्लियर हुआ बात इतना? चलिए अब जल्दी से नोट कर लिया जाए, जल्दी से नोट किया जाए अब, है ना। तो सबसे पहले आप लोग, सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन नहीं नोट किया है तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए। सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए। इसके बाद ये सॉल्यूशन नोट करिए, वीडियो पॉज करके ये सॉल्यूशन नोट करिए। अब इसको नोट कर लिया हो तो अभी चारों ऑप्शंस का, ठीक है, पहले ऐसे दो लिख लेते हैं फिर एक एक करके लिख लेंगे। पहले ये दोनों नोट कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन का डिटेल नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ ऑप्शन का डिटेल नोट कर लीजिए। और लास्ट में यहां पर आंसर लिख लीजिएगा यूरिया, आंसर लिख लीजिएगा यूरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां एक क्वेश्चन दिया गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया इन ए कंपाउंड एक्स एंड वाई परसेंटेज ऑफ इन एन कंपाउंड एक्स एंड वाई परसेंटेज ऑफ एक्स इज 40%, इन ए कंपाउंड ऑफ एक्स एंड वाई, फिर यहां पे कॉमा है ना, परसेंटेज ऑफ x is 40% by mass, atomic mass of x is 60% of the atomic mass of y, find empirical formula। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें, क्वेश्चन का पर्पज क्या है, बहुत से लोग परसेंटेज में घबरा जाते हैं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं, सीधा क्वेश्चन सोल्यूशन देखते हैं। यहां पर एलिमेंट क्या क्या बोले गए, एक एलिमेंट है x और दूसरा एलिमेंट है y। फिर क्या बोला गया, परसेंटेज की बात कर लेते हैं। क्या बोला गया, परसेंटेज ऑफ x इज 40%, x कितना परसेंट है, 40%, तो y ऑब्वियस है कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, दो ही एलिमेंट है ना यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज हो गया। ठीक है, लिख देता हूँ पूरा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या बात कर लेते हैं, मास की बात कर लेते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या बोला गया, एटॉमिक मास ऑफ x इज 60% ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ y, मतलब y का जितना भी एटॉमिक मास है उसका 60% x का एटॉमिक मास है। तो एज्यूम कर लीजिए इसका एटॉमिक मास 100 है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 100 है, ऐसा एज्यूम कर लीजिए। तो 100 का 60% एज्यूम कर लिया कि इसका एटॉमिक मास 100 है, ऐसा एज्यूम किया गया है।
यहां पर क्या बोला गया, एटॉमिक मास ऑफ x इज 60% ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ y। तो y का एटॉमिक मास जितना भी है उसका 60% x का एटॉमिक मास है, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे आप, एलिमेंट पता है, परसेंटेज पता है, एटॉमिक मास पता है, तो मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर 40/60, फर्स्ट वाले में क्या लिख दोगे, 40/60 मतलब कितना 2/3, और सेकेंड वाले में कितना लिख दोगे 60/100 मतलब कितना 6/10 मतलब कि 3/5। अब इसके बाद सीधा सिंपल रेशियो की तरफ चले जाओ, तो यहाँ x और y, x कितना आया 2/3, x आया 2/3 और y आया 3/5। सिंपल रेशियो निकालना है, तो ऐसा नंबर सोचो जिससे मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए और हमारे पास होल नंबर हो। जरा देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ 3 है, 5 × 3 कितना होता है 15। इस पूरे को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे को मल्टीप्लाइड बाय 15 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 15/3 5, 5 × 2 10, 15/5 3, 3 × 3 कितना 9। सिंपल रेशियो क्या आ गया 10:9। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा x 10 y 9। तो ये यहाँ पर एक और हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कंसेप्ट पर बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है कि कई बार 2-2, 3-3 परसेंटेज देके लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। कंसेप्ट अगर आपने सीखा है तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जल्दी से पहले क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए। इसके बाद ये सॉल्यूशन नोट करिए, जितना दिख रहा है उतना नोट कर लीजिए, पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। यहां पर इसके लिए लिख लीजिएगा, ये एज्यूम्ड एटॉमिक मास है, दिस इज एज्यूम्ड एटॉमिक मास। ऐसा इसका एटॉमिक मास हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, 100 है, ये लिख लीजिए। फिर इसके बाद ये नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया यहाँ पर अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला का कंसेप्ट। अब हम लोग अगला कंसेप्ट सीखेंगे, लिखिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ, हेडिंग लिखिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड मोलर मास। डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड मोलर मास, ऐसा हेडिंग लिखिएगा जल्दी से, ठीक है। इसमें फर्स्ट लिखिएगा ड्यूलोंग पेटाइट्स लॉ, ड्यूलोंग पेटाइट्स लॉ, हेडिंग लिखिएगा इसका ड्यूलोंग्स पेटाइट लॉ। देखिएगा किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास या फिर उसका मोलर मास पता करने के क्या क्या मेथड्स हैं, इसमें आगे हम लोग मॉलिक्यूल्स के लिए भी पढ़ेंगे, उन मेथड्स की बात करेंगे। उसमें से पहला मेथड है ड्यूलोंग पेटाइट्स लॉ। ये क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, ये कहता है कि एटॉमिक मास, ये क्या कहता है, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट। यहां पर मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख देता हूं, मान लीजिए मैं लिख देता हूं मोलर मास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट is approximately equal to 3R।
अब यहां पर ध्यान समझिएगा, मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 3R। अब बात करते हैं यहां पर R की। R आप सब जानते हैं कि R क्या है, गैस कांस्टेंट है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। इसके पॉसिबल वैल्यूज के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे .314 जूल पर मोल पर केल्विन, अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ये डेटा हमने इस गैस कांस्टेंट का पहले ही पढ़ रखा है। तो चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, ड्यूलॉन्ग्स पेटाइट लॉ इसी के हिसाब से चलेगा। जैसे मान लीजिए हमने मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट लिखा, मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट लिखा, मोलर मास को ग्राम में लिखा और स्पेसिफिक हीट को कैलोरी पर ग्राम में लिख दिया, मतलब यहां पर कैलोरी वाला यूनिट यूज कर लिया। तो फिर R का वैल्यू क्या यूज करोगे, R का वैल्यू कैलोरी के लिए कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 2 है, तो 3R होता है ये रिजल्ट। ये रिजल्ट कितना है, 3R है। तो अगर आपने कैलोरी में डेटा लिखा तो क्या हो जाएगा, 3R, R का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2, तो 3 × 2 कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 6 आ जाएगा। और वहीं पर अगर मैं इस ड्यूलॉन्ग्स पेटाइट लॉ को दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, मोलर मास मान लीजिए ग्राम में लिखा हो इनटू स्पेसिफिक हीट, मान लीजिए इसको मैंने जूल पर ग्राम में लिख दिया, तो जूल में R का वैल्यू कितना है, 8.314, और यहां पर रिजल्ट आना चाहिए 3R, तो 3 × 8.314 ये कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 25 आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यही क्या है, ड्यूलॉन्ग्स पेटाइट लॉ है। ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि मोलर मास, यहां पर आप मोलर मास हमें एटॉमिक मास भी ले सकते हैं, ठीक है ना, मोलर मास हमें आप एटॉमिक मास भी ले सकते हैं, क्लियर हुआ। बट वहां पर फिर क्या हो जाता है, ये ग्राम के हम लोग AMU टर्म यूज करेंगे, तो AMU और यहाँ कैलोरी पर AMU, यहाँ पर AMU, यहाँ पर जूल पर AMU, बस यही चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। इसे मैं पहले भी बोल दिया कि आप एटॉमिक मास लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट ग्राम की जगह में फिर यहाँ पर आप AMU में बात करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं एटॉमिक मास यूनिट में। तो ये लॉ क्या कहता है, मास और स्पेसिफिक हीट का जो मल्टीपल है, मास और स्पेसिफिक हीट का जो मल्टीपल है वो 3R होता है। यहाँ पर R क्या है, गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट का डेटा हम पहले से जानते हैं। अगर हम कैलोरी में यूज करेंगे डेटा तो R का वैल्यू 2 लिखेंगे, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। अगर जूल में डेटा यूज करेंगे तो 8.314 लिखेंगे इस R की जगह में, तो 8.314 × 3 अप्रॉक्सीमेटली 25 हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाया गया। तो आप सोचिए, अगर आप यहाँ स्पेसिफिक हीट का कोई डेटा रखते हैं, 3R का वैल्यू पुट करते हैं, तो जो मोलर मास मिलेगा वो एग्जैक्ट मिलेगा या अप्रॉक्सीमेट मिलेगा, सर अप्रॉक्सीमेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ड्यूलॉन्ग्स पेटाइट लॉ है उसमें ही लिखा गया अप्रॉक्सीमेटली 3R, यहाँ जो भी रिजल्ट मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेट मिलेगा। चलिए जल्दी से पहले आप हेडिंग लिखिए ड्यूलॉन्ग्स पेटाइट लॉ, हेडिंग लिखिए ड्यूलॉन्ग्स पेटाइट लॉ। उसके बाद फिर आप लोग ये नोट कर लीजिए लॉ क्या है, मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट इज अप्रॉक्सीमेटली 3R, इज अप्रॉक्सीमेटली 3R। फिर R गैस कांस्टेंट के लिए पॉसिबल वैल्यूज लिखिए जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से जानते हैं, ठीक है। इसको लिखने के बाद फिर 2 अलग अलग केसेस कैलोरी के लिए और जूल के लिए नोट करिए, कैलोरी के लिए और जूल के लिए अलग अलग केसेस नोट करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां क्वेश्चन बोला गया,
क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन है, बोला गया स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 0.15 कैलोरी पर ग्राम, कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल। हो गया, काम खत्म हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। हम लोग क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास लिख लेते हैं, पहले मोलर मास सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में एटॉमिक मास लिख लेंगे। मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज अप्रॉक्सीमेटली, क्या लिखे यहाँ पर, देखिए डेटा किस में दिया है, कैलोरी में, तो हम 3 × 2 अप्रॉक्सीमेटली कितना 6 लिख देंगे। मोलर मास का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट का डेटा कितना दिया गया 0.15 कैलोरी पर ग्राम इज अप्रॉक्सीमेटली 6, तो यहां से कितना आ जाएगा, मोलर मास अप्रॉक्सीमेटली 6/0.15, ये 600/50 मतलब कितना हो जाएगा 40। तो मोलर मास कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 40 ग्राम पर मोल आ गया। लेकिन हमसे एटॉमिक मास पूछा है, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस एक चीज़ लिख देना, ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक मास इज अप्रॉक्सीमेटली, ये 40 ग्राम पर मोल आया तो वो 40 AMU हो जाएगा, बस खत्म हो गया काम। ये अपना आंसर आ गया। ये जो आंसर आया क्या इसमें अप्रॉक्सीमेट आया कि नहीं आया, यही अपना आंसर है। मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया, जैसे मान लीजिए हम सिंबल लिखते हैं कैल्शियम 40, ऐसा लिखते हैं, इस 40 का दो मतलब है, 40 ग्राम 40 AMU, ये आपको मैंने कंसेप्ट पहले सिखाया है। अगर AMU लिखा तो एक एटम का मास मतलब एटॉमिक मास, और ग्राम लिखा तो एक मोल का मास मतलब मोलर मास, काम खत्म। तो अगर आपका वैल्यू 40 ग्राम आया तो मतलब वो मोलर मास है, 40 AMU लिख दिया तो एटॉमिक मास हो गया। ग्राम में लिखा ग्राम पर मोल मतलब एक मोल का मास, AMU में लिखा एटॉमिक मास यूनिट एक एटम का मास। ये जो पहले कंसेप्ट सीखा है बिल्कुल वही कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, कुछ खतरनाक काम नहीं है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 0.15 कैलोरी पर ग्राम, कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल specific heat of metal is 0.06 calorie per gram and equivalent mass of metal is 33. Find approximate atomic mass, exact atomic mass, valency factor and formula of metal oxide. ठीक है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। हमको क्या पता है, एटॉमिक मास बोला है, अंडरस्टूड है कि हम AMU में आंसर लिख देंगे, खत्म। तो मैं लिख देता हूं एटॉमिक मास into specific heat is approximately equal to, यहां पर डेटा किस में दिया गया, कैलोरी में दिया गया है, तो यहां पर R का वैल्यू कितना लिखेंगे 2, तो 3 × 2 कितना 6। तो यहां से स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना दिया गया 0.06 दिया गया, तो हो जाएगा एटॉमिक मास इंटू 0.06 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6। तो यहां से एटॉमिक मास आ जाएगा 6/0.06, एटॉमिक मास ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 100। ठीक है, 100 AMU, 100 AMU। ठीक है, अब जरा ये तो हो गया, आपने जो कंसेप्ट सीखा वही अप्लाई कर दिया। अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल,
तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 100 AMU। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज 100 AMU। लेकिन जरा सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सेकंड में क्या पूछा गया, एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ मेटल। फर्स्ट में क्या पूछा, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सेकंड में पूछ लिया एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ मेटल। इसके लिए एक डेटा दिया गया, क्या दिया गया, डेटा दिया गया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज 33, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज 33। अब इसका क्या यूज है जरा ध्यान समझिएगा। आप सबको पता है, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप सबको पता है कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो अब जरा ध्यान सोचिएगा, इक्विवेलेंट मास का वैल्यू कितना दिया 33, वैलेंसी फैक्टर के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकते। 33 इसका इक्विवेलेंट मास दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 33 इंटू 1 33, 33 इंटू 2 66, 99 और ये कितना हो जाएगा 132। और हमारा अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास का वैल्यू कितना आया है 100। हमने क्या पढ़ा है भाई, मोलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट मास एग्जामिनर दिया 33, वैलेंसी फैक्टर इंटीजर होता है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो सकता है 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। तो मोलर मासेस क्या क्या हो सकते हैं 33, 66, 99, 132 ऐसे चलता जाएगा। अब हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो कितना है 100 है। 100 का नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है इसमें से 99 है। दिस इज नियरेस्ट टू 100, दिस इज नियरेस्ट टू approximate atomic mass, hence it is the exact or actual एटॉमिक मास। समझ में आया ना। तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास कितना हो गया 99 और वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 3। तो ये हो गया यहां पर। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्ट एटॉमिक मास इज इक्वल टू 99। ये अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। और थर्ड में क्या पूछा जरा ध्यान से देखिए। थर्ड में पूछा गया है वैलेंसी फैक्टर और फोर्थ में पूछा गया मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, तो थर्ड को भी सॉल्व कर लेते हैं। वैलेंसी फैक्टर दिख गया कितना आया 3 आया। फोर्थ वैलेंसी फैक्टर 3 है, तो मेटल आयन क्या होगा M3 प्लस और ऑक्साइड आयन क्या होगा ऑक्सीजन 2 माइनस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इधर 3 इधर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला M2O3। ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। अब आप सोचिए एक छोटा सा कंसेप्ट है ड्यूलॉन्ग्स-पेटाइट लॉ का, लेकिन उससे कितने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार पूरा कंसेप्ट फिर से बता देता हूं ताकि ये कंसेप्ट परफेक्ट हो जाए। जरा देखिए, आपको स्पेसिफिक हीट दिया गया, इक्विवेलेंट मास दिया गया और पहले पूछा गया अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल। आपने क्या लिखा एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ कैलोरी में डेटा दिया। रूल क्या है एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज अप्रॉक्सीमेटली 3R। कैलोरी में R का वैल्यू कितना 2, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, या 3 इंटू 2 6 हो गया। स्पेसिफिक हीट का डेटा रखा, एटॉमिक मास का वैल्यू आ गया 6/0.06 100 आ गया। अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास आ गया 100। अब आपको इक्विवेलेंट मास दिया गया 30, तो पॉसिबल मोलर मास क्या हो सकता है 33 इंटू 1, 33 इंटू 2, 33 इंटू 3, 33 इंटू 4। आपने सबका डेटा लिखा 33, 66, 99, 132। अब आपने देखा 100 के नियरेस्ट कौन है 99, इसका मतलब एग्जैक्ट एटॉमिक मास 99 है। और यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर भी मिल गया कि 3 है। वैलेंसी फैक्टर मेटल का 3 है, मतलब मेटल आयन के ऊपर चार्ज 3+ है।
तो आपको वैलेंसी फैक्टर का डेटा भी मिल गया और वैलेंसी फैक्टर के डेटा से आपने मेटल आयन का चार्ज पता कर लिया, मेटल आयन के चार्ज से आपने मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला पता कर लिया। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक छोटे से कंसेप्ट पर बेस्ड। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद ये सॉल्यूशन नोट करिए, सॉल्यूशन नोट करिए जल्दी से वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद फर्स्ट 100 ml लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब सेकंड के लिए लिख लीजिए जल्दी से, यहाँ पर ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, सेकंड का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। नियरेस्ट टू 99 इज नियरेस्ट टू एटॉमिक मास, हेंस इट इज द एग्जैक्ट एटॉमिक मास। ठीक है, ये हो गया, ये लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। और लास्ट में यहां पर वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। बोला गया मोलर मास ऑफ मेटल इज 40 ग्राम पर मोल, इट्स स्पेसिफिक हीट इज अप्रॉक्सीमेटली, और यहां पर आपको कुछ कुछ ऑप्शंस दिए गए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम पास वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। मोलर मास दिया गया है किसमें, 40 ग्राम पर मोल में। जरा आंसर देखिए, जूल में दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर मोलर मास, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को। चलिए आप क्या लिखेंगे, इधर सॉल्व कर देता हूँ सॉल्यूशन। आप क्या लिखेंगे, मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज अप्रॉक्सीमेटली 3R। यहां पर आंसर जूल में दिया गया, तो R का वैल्यू क्या रखेंगे, 8.314। 8.314 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 25। तो यहां पर ये डेटा कितना हो जाएगा, 25। हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर स्पेसिफिक हीट पूछा है, मोलर मास दिया है, तो लिख लेते हैं इसका डेटा। ये कितना है, मोलर मास कितना, 40। स्पेसिफिक हीट पता करना है, स्पेसिफिक हीट पता करना है, इज अप्रॉक्सीमेटली 25। तो यहां से आ जाएगा स्पेसिफिक हीट इज अप्रॉक्सीमेटली 25/40। कितना हो जाएगा, 25/40। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 2.5/4, 0.6 के आसपास आंसर आ जाएगा, 0.625। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली कितना, 0.625। ये अप्रॉक्सीमेटली 0.625 इसलिए नहीं है कि हमने 25/40 के अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व किया है, ये पहले से यहाँ अप्रॉक्सीमेट का साइन है। मैं थोड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल दूसरा कुछ लेता हूँ। कई बार यहाँ पे क्या होता है, बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर मुझे बताना जरूरी हो जाता है, ध्यान समझिएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको यहां पर ऐसा मिला, मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट इज अप्रॉक्सीमेटली 25। मान लीजिए यहाँ स्पेसिफिक हीट का वैल्यू पूछा है, एज्यूम करिए मोलर मास का वैल्यू 25 है, तो स्पेसिफिक हीट इज अप्रॉक्सीमेटली 25/25 आया। ये कितना आ गया, एग्जैक्टली 1 आया, लेकिन आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 रहेगा क्योंकि यहाँ अप्रॉक्सीमेट का साइन पहले से लगा है। तो उस बार क्या होता है, यहाँ बच्चे एग्जैक्ट सॉल्व करते हैं और एग्जैक्ट आंसर टिक कर देते हैं।
और पता चला वहाँ लिखा था अप्रॉक्सीमेटली 1। तो यहाँ पर देखिए जैसे 25 हमने मोलर मास लिया, इधर 25 डेटा था, 25/25 1 आया, लेकिन आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1 है। क्यों? क्योंकि ड्यूलॉन्ग्स पेटाइट लॉ में यहाँ पर पहले से ही अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा के दिया गया है। तो चलिए ये छोटी सी बात है, मेरा काम है बताना ताकि आप एग्जाम में किसी भी तरीके से कोई भी गलती करने से बचें। तो ये हो गया यहाँ पर एक कंसेप्ट। इसके आगे मूल कंसेप्ट में जो भी डिटेल होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जल्दी से आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिए और ये आंसर किस में आएगा? ये आंसर आ जाएगा जूल पर ग्राम में। तो कौन सा आंसर ऐसा है? थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ये लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मूल कंसेप्ट में आज की कहानी। इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।